वेलकम, सत श्री अकाल, सुस्वागतम, राम राम, जय माता जी। शुरू करते हैं आज की ये जो सुंदर सी क्लास है, बहुत ही ज़्यादा प्यार और विश्वास के साथ में। हम मुझे ऐसा लगता है कि आप सारे के सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमसे जुड़े हुए बच्चे हैं, जो डियर लर्नर से जुड़े हुए बच्चे हैं, वो बहुत ही आनंद से पढ़ते हैं और रिक्वायरमेंट भी बहुत करते हैं। और हमको बहुत ही अच्छा लगता है कि बच्चे हमसे कहते हैं कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। तो बच्चों की डिमांड पे आज हम लेकर के आए हिंदी साहित्य का इतिहास। आप किसी भी चीज़ को पढ़ने के पहले आप उसके इतिहास के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब हमने आपको हिंदी भाषा का विकास पढ़ाया और आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात चालू कर रहे हैं। उसके पहले आप ये समझिए कि हिंदी भाषा का विकास हुआ कैसे, थोड़ा समझेंगे। अगर हम आपसे पूछें हिंदी साहित्य जो है वो पहले किस फॉर्म में था, पहले कहानी लिखी गई कि पहले गाना लिखा गया, तो आप सब यही कहेंगे कि अगर सर जी थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएँ, मान लीजिए हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद से हमको ये देखने को मिलता है कि कहानी, निबंध आदि की विधाएँ चालू हुई। लेकिन अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएँ तो अगर हम पहले की बात करें, वाल्मीकि को ले लो, महर्षि तुलसीदास को ले लो, सूरदास को ले लो, इन्होंने गद्य रचनाएं नहीं लिखी, यानी इन्होंने कहानी, निबंध, रेखाचित्र आदि नहीं लिखे, बल्कि इन्होंने गेय पद लिखे, गाने वाली चीज़ें लिखी। और जो गेय पद होते हैं उसको आप काव्य कहते हैं या पद्य कहते हैं। हिंदी साहित्य दो भागों में बटा होता है, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी साहित्य दो भागों में बटा होता है, एक को आप कहते हैं पद्य साहित्य और एक को आप कहते हैं गद्य साहित्य। अच्छा, जो पद्य साहित्य होता है इसको आप कहते हैं काव्य। और ये कैसा होता है, तो आप कह सकते हैं ये प्यारे बच्चे गेय होता है। गेय यानी गाया जाने लायक होता है, गाया जाने योग्य होता है, गेय होता है। कौन सा? पद्य। और ये जो होता है ये गेय नहीं होता है, ये कैसा होता है, इसको कहते हैं हम गद्य। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि ये है कहानी, निबंध, यानी ये गेय नहीं है, ये गेय नहीं है, इसको गाया नहीं जा सकता है। तो आप बताइए, आप क्या कहेंगे, इसका विकास पहले हुआ था कि इसका विकास पहले? तो आप कहेंगे कि गेय पदों का विकास पहले हो, यानी हिंदी पद्य साहित्य। पद्य और गद्य समझ लेना, पद्य के अंतर्गत काव्य आता है और काव्य जो हमारा होता है वो गेय होता है। और इसी में हमारे अलंकार, रस, छंद आदि का प्रयोग किया जाता है, बल्कि इधर ऐसा कोई प्रयोग नहीं होता है। बल्कि इधर किसका प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। किसका? विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है बात मेरी? तो आप यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये समझ पाए होंगे कि बताइए पहले गद्य का विकास हुआ कि पहले पद्य का विकास हुआ। तो आप कहेंगे पहले पद्य का विकास हुआ, पहले काव्य का विकास हुआ। तो फिर आप बताइए, अगर हिंदी साहित्य की अगर शुरुआत की बात करें तो पद्य साहित्य शुरुआत करेंगे गद्य साहित्य से? तो आप कहेंगे सर जी पद्य साहित्य यानी काव्य से शुरुआत करेंगे, गद्य से शुरुआत करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो एक बात आपके दिमाग में बैठी कि जो साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य है, उसका जो शुरुआत हुआ, उसका जो विकास हुआ वो पद्य से हुआ, ना कि गद्य से हुआ। तो अब हम बात करेंगे, तो इसको आप कह भी सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आप शुरुआत करते हैं, इतनी बात समझे? तो आपने कहा जी हाँ बिल्कुल सर जी समझ में आई है। तो हम कहेंगे प्यारे बच्चे जो हम शुरुआत करते हैं तो उसको आप कह भी सकते हैं कि आज ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये हम पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ने वाले हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है बात? तो आप यहाँ पर कह भी सकते हैं कि जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो हम पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ने वाले हैं। इतिहास तो लिखा ही है, तो हम पद्य साहित्य पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो अगर प्यारे बच्चे हम आपसे कहें पद्य साहित्य के अगर हम विकास की बात करते हैं तो इसका जो हिंदी का जो विकास हुआ वो हमारा 1000 ईस्वी के आसपास से माना जाता है। कहा जाता है कि 1000 ईस्वी के आसपास से जो हमें पहली रचनाएं प्राप्त होना शुरू हुआ था वो हमें चंद्रबरदाई। देखिए जो चंद्रबरदाई था पृथ्वीराज रासो का, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की, आप खुद सोच के देखें कि वो जो चंद्रबरदाई था पृथ्वीराज चौहान के दरबार पर रहता। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, पृथ्वीराज चौहान जो हारा वो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी से हार गया, जो कि युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। इसका मतलब है कि जब उसने काव्य की रचना की होगी तब शांतिपूर्ण वातावरण रहा होगा, तो पृथ्वीराज चौहान राज कर रहा होगा। यानी 1000 या 1050 के आसपास से अगर हम हिंदी भाषा का विकास माने तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है सर जी, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का प्रथम रचना अगर आपसे पूछी जाए तो आप हमेशा लिखेंगे कौन सी? तो आप लिखेंगे चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो। तो वहीं से हम
साहित्य की शुरुआत मानते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि 1000 ईस्वी के आसपास क्यों कहा गया, क्योंकि चंद्रबरदाई ने अपना जो प्रथम महाकाव्य लिखा, जिसको हम कहते हैं पृथ्वीराज रासो, उसका जो विकास है वो 1000 ईस्वी के आसपास ही रहा है। क्योंकि पृथ्वीराज ने जो युद्ध किया वो तराइन का दूसरा युद्ध 1191 में किया था। ठीक बात, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ तक समझ गए ना। अब क्या होता है कि जो पद्य साहित्य था, इसको इसके रचना काल के आधार पर, इसकी रचनाओं के आधार पर हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन 4 भाग? तो हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में हमने 4 भागों में इसको विभाजित कर दिया। तो आप कहेंगे सर जी साहित्य के इतिहास में फिर पद्य गद्य कब आया, कहानी निबंध कब आया? तो जैसे ही आदि, भक्ति और रीति को पार करते हुए जैसे ही हम आधुनिक काल पे पहुंचेंगे, तो आधुनिक काल के मैं 6 भाग कर दूंगा। पूर्व भारतेंद्र युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या शुक्ल युग, छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर, प्रयोगवादी युग, प्रगतिवादी युग और नई कविता का युग। आदि भाग मैं वहाँ से करूँगा। तो आप ये कह सकते हैं कि आधुनिक काल जैसे ही आया तो वहाँ से हमारा गद्य साहित्य का जो इतिहास था वो शुरू हो गया था। समझ गए इतनी बात? तो इसका मतलब है कि रचना काल के आधार पर ही हमने क्या किया है, हमने नहीं, रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ पर हम सबसे पहली लाइन यही लिखेंगे। ये बात तो समझ गए ना कि हिंदी साहित्य की जो शुरुआत हुई कहाँ से हुई, पद्य से हुई। तो एक लाइन इसकी भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हिंदी साहित्य की शुरुआत, हिंदी साहित्य की शुरुआत पद्य से मानी जाती है। मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? आप इसका मैंने आपको कारण भी अभी बताया। अब बात कहें कि सर विभाजन तो बहुत लोगों ने किया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी किया है, हमारे राम कुमार वर्मा ने भी किया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी किया है। लेकिन जो हम ऑथेंटिकेट मानते हैं, जो हम सबसे बढ़िया मानते हैं, वो हम मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो जो आप जो विभाजन पढ़ने वाले हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ेंगे। तो लिख देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा। 4 भागों में बांटा। अब ये कौन कौन से 4 भाग हैं, जरा उनको देखने की आप लोग कोशिश करेंगे। कौन कौन से देखिए। तो पहला जो बांटा प्यारे बच्चे, उसको कहा गया आदिकाल। इसके उपनामों में अभी ना जाएंगे, इसको बहुत हम डिटेल से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। आदिकाल। दूसरा जो किया उसको कहा गया प्यारे बच्चे भक्तिकाल। तीसरा जो किया प्यारे बच्चे उसको कहा गया रीतिकाल। और फिर अगला जो चौथा किया गया उसको कहा गया प्यारे बच्चे आधुनिक काल। ठीक है प्यारे बच्चे? तो आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा था अगर इनके सन या इनकी ईस्वी का निर्धारण तो हमको करना ही करना पड़ेगा, चूंकि वो तो एग्जाम में बार-बार पूछा जाएगा। तो मैंने क्या कहा था कि 1000 या 1050 के आसपास आप मानते हैं। तो आप याद रखिए, आप इसका समय निर्धारण करेंगे, कहेंगे कि 1000 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी। कहीं कहीं आपको मिलेगा 1343, कहीं कहीं आपको मिलेगा 1375। तो याद रखिएगा 10-20 साल का बैलेंसिंग आप रखिए। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कहीं कहीं आपको 1050 से 1375 मिलेगा। तो उससे बहुत ज़्यादा डरने की कोई कोशिश बात नहीं है। वो हो सकता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का वहाँ पर, लेकिन ये जो है ऑथेंटिकेट है और इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक बात। अगला जो हमारा भक्ति काल आया, ये 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक चला। और जैसे ही 1650 ईस्वी में भक्ति काल समाप्त हुआ, उसके बाद रीतिकाल आ गया। तो रीतिकाल जो हमारा था वो 1650 से लेकर के 1850 ईस्वी तक हमारा चला। और उसके बाद में 1850 ईस्वी से अब तक हमारा आधुनिक काल चल रहा है। आधुनिक काल का खात्मा अभी तक नहीं हुआ है। समझ पाए बात मेरी? नहीं समझ पाए? तो आप कहेंगे बात सर जी बिल्कुल हमको समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार कर लेंगे। ठीक है, कर लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल हमने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया है। ठीक है बात? अच्छा, तो
अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो अब हम जो बात करेंगे वो पहली बात हम किस पे करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है हम पहली बात जो करने वाले हैं वो अपने आदिकाल पर ही करने वाले हैं। ठीक बात। तो हम शुरू करेंगे आदिकाल। इसकी समय सीमा आपने देख ली है और देखो इसको धीरे धीरे करके यूं ही पढ़ते चले जाएं, ठीक है प्यारे बच्चे। और नोट्स बनाने की जो प्रक्रिया है वो आप कभी भी बंद ना करें, क्योंकि आप जब अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास रहेगा और आप बहुत ही बेहतर प्रकार से पढ़ते जाएंगे। ठीक बात। तो यहाँ से हम आज अभी चालू करने वाले हैं कौन सा, तो आपने कहा सर हम चालू करेंगे आदिकाल, जिसकी समय सीमा है 1000 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक। ठीक बात है। यहाँ तक कोई समस्या किसी भी बालक को नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक बात। अब आदिकाल पढ़ते समय सबसे पहले हम ये याद करते हैं, जैसे मान लीजिए आप मेरे बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मेरे बारे में ये अध्ययन करिए कि जो आदिकाल था इसको किन किन नामों से पुकारा गया और क्यों पुकारा गया। सबसे बड़ी बात है किन किन नामों से जाना गया और क्यों जाना गया। तो सबसे जो पहली हेडिंग आप लगाएंगे, देखिए मैं एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ा रहा हूँ, जो एग्जाम में जैसा पूछा जाता है मैं आपको हूबहू ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो पहली हेडिंग आप यहाँ पर लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, तो आप पहली हेडिंग यहाँ पर ये लगाएंगे आदिकाल के उपनाम। आदिकाल के उपनाम। ठीक है मेरी बात। तो सबसे पहले तो आप यही समझिए कि आदिकाल को आदिकाल कहा तो किसने कहा भाई, आदिकाल जो है इसका नाम किसने दिया। तो सबसे पहली बात आप जानेंगे कि आदिकाल नाम किसने दिया। तो देखो इधर हम लिखे दे रहे हैं नाम उपनाम और इधर लिखे दे रहे देने वाला। आदिकाल जो नाम दिया वो दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कही कि जो हमारा आदिकाल है, आदिकाल का नाम आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो आप कहेंगे वीर गाथा काल किसने कहा। दूसरा आ जाएगा आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा। तो आप याद रखिए वीर गाथा काल इसको कहने वाले हैं हमारे यहाँ से लिखेंगे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये बात आ जाएगी। फिर बताइए वीरगाथा काल हो गया, इसको आप बताइए सिद्ध सामंत काल किसने कहा। सिद्ध सामंत काल किसने कहा। तो ये जो हमारे थे आप सब जानते हैं, अथा तो घुमाकर जिज्ञासा जो है राहुल संकृत्यायन। तो कौन है, राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है सिद्ध सामंत काल। तो बात आती है फिर बताइए चारण काल किसने कहा है। चारण काल, तो चारण काल कहा है हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। किसने कहा है, तो आप कहेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है आपका चारण काल कहा है। अच्छा एक और पूछा जाता है कि देखिए दो नाम है इसके, आपसे पूछा जाए बीज वपन काल तब भी वही बात है, या आपसे पूछा जाए बीजक काल तब भी वही बात। मतलब दोनों नाम एक ही हैं, बीज वपन काल कहें और चाहे इसको कहें आप बीजक काल, बात दोनों में एक ही है। ये किसने कहा, तो आप आराम से लिख देंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप इतने नाम आपको सफलतापूर्वक याद रखने हैं और आपका एग्जाम में काम आराम से चल जाएगा। ठीक बात। तो आपने यहाँ देखा कि मैंने आदिकाल के उपनामों, एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, राहुल संकृत्यायन ने। चारण काल किसने कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। बीज वपन काल या बीजक काल किसने कहा, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या कहा है, तो आप कहेंगे इसको बीज वपन काल या बीजक काल कहा। यहाँ तक नोट हो गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल नोट हो गया। अब जब हम इसके उपनाम जान लेते हैं तो ये जानेगा। अब देखिए एक एक बात समझ लीजिए,
इसको बीजवपन काल क्यों कहा गया? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि इसी समय हमारी हिंदी, जो हमारा हिंदी का साहित्य था उसका बीज बोया गया, या जो हमारी हिंदी थी उसका बीज बोया गया, इसलिए इसको बीजवपन काल कहेंगे। चारण काल क्यों कहा गया? क्योंकि कहते हैं कि इस समय जो कवि हुए वो ज़्यादातर आश्रयदाता थे। थोड़ा सा प्लॉट सुन लेते हैं। जो आदिकाल है, आदिकाल के जो समस्त जो लगभग सारे कवि रहे हैं वो आश्रयदाता राजाओं, जैसे कोई राजा है जिसने क्या करते थे, दरबारी कवि मतलब इस समय हुए। जैसे आप राजा हैं, मैं कवि हूँ, आप मुझको आश्रय दे दें, तो इस समय के जो कवि थे वो दाताओं पर ज़्यादा निर्भर थे, मतलब ऐसे राजाओं पर निर्भर थे जो उनको आश्रय देते थे और उन्हीं के विषय में रचना करते थे। तो चारण एक जाति होती है जो कि हमेशा किसी एक चीज़ का गुणगान करती है। और सिद्ध सामंत काल यानी इस समय सिद्ध कर दिया गया कि हिंदी जो है उसका विकास होना तय है। और वीर गाथा काल यानी इस समय चूँकि आश्रयदाताओं के पास में रहते थे, राजाओं के पास में रहते थे, तो उन्हीं की वीरता के बखान किया करते थे, इसलिए इसको वीर गाथा काल भी कहा गया है। और आदिकाल आप जानते हैं, आदि माने शुरुआत, तो शुरुआत के काल के चक्कर में इसको हमने आदिकाल कहा है। ठीक बात। तो मैंने इनके पीछे का आपको भी बता दिया कि इनको ऐसा क्यों कहा गया है। जब आप ये जान जाते हैं किसी भी काल में कि इसका उपनाम क्या था, तब आपके मन में जानने की एक जिज्ञासा ये जगती है कि मैं सर जी साथ साथ में ये भी जानूं कि इस काल की विशेषताएं क्या रही हैं। क्या ऐसी विशेषताएं रहीं जिसके कारण इस काल को हमने सिद्ध सामंत काल कहा या आदिकाल कहा। तो अब दूसरी जो हेडिंग हम डालेंगे वो हम कहेंगे, क्या डालेंगे? आदिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। और देखिए सारे के सारे एग्जाम्पल निम्न में से आदिकाल की विशेषताएं प्रवृत्तियां नहीं हैं, आप प्रवृत्तियां विशेषताएं ही हैं जो आप भ्रमित हो जाएं, याद रखिएगा। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि जो समस्त जो लगभग कवि थे वो क्या थे? मैंने अभी कहा है कि वो आश्रयदाताओं के ऊपर निर्भर थे, मतलब जिस राजा ने उनको आश्रय दे दिया उन्हीं के ऊपर निर्भर थे। अब मान लीजिए कि जिस राजा ने आश्रय दिया है तो वो अपना बखान करने के लिए कहेगा, तो सबसे पहला जो आप विशेषता लिखेंगे, आप लिखेंगे आश्रयदाताओं की प्रशंसा। क्या? आश्रयदाताओं की प्रशंसा, यानी ये आश्रयदाताओं के पास में रहते थे और दिन भर उन्हीं की चाटुकारिता करने में लगे रहते थे, तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अब देखो, जो राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय आपस में लड़ा करते थे, एक दूसरे के राज्यों में आक्रमण किया करते थे, तो इनमें सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव था। और ऊपर से ये जो कवि थे ये क्या करते थे, युद्धों में इनको ले जाते थे, राजा इनको युद्धों में अपने साथ ले जाते थे और वहाँ पर कहते थे युद्ध देखो और आंखों देखा वर्णन करो। तो आप कह सकते हैं, तो ये वर्णन करते थे, तो ये क्या है? तो आप लिखेंगे इसकी एक और प्रवृत्ति हो गई थी, युद्धों का सचित्र व सुंदर वर्णन। सचित्र व सुंदर वर्णन किया गया इस काल में युद्धों का। तीसरी बात यह है कि अब जब युद्ध लड़ेगा तो कौन सा रस होगा? तो आप कहेंगे वीर रस होगा, तो आप कहेंगे वीर रस प्रधान काव्य रहा इस समय का, वीर रस प्रधान काव्य रहा। अब छोटे छोटे राजा हुआ करते तो आपस में लड़ते थे, तभी तो हमारा भारत गुलाम हो गया था, तभी तो हमारे भारत में अंग्रेजों ने राज कर लिया था। तो आप ये लिख सकते हैं कि ये जो काल था यहाँ पर सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव था, सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव, यानी इनके बीच में सामूहिक राष्ट्रीयता नहीं थी, सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव था। क्या था? अभाव था। ठीक है मेरी बात? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक बात यहाँ पर और है कि इस काल की जितनी रचनाएं रही हैं, चूँकि वो डिंगल और पिंगल भाषा में ज़्यादा रही हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी रचनाएं प्रमाणित नहीं हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? कि कोई आया किसी भी भाषा में लिख दिया, कोई शुद्धता का कोई परिचय नहीं। तभी तो जब आधुनिक काल आया तो यहाँ पर आलोचक हुए जिन्होंने शुद्धता में मतलब कोई चीज़ लिखी हुई है तो सही होना चाहिए। तो यहाँ की जो रचनाएं हैं प्यारे बच्चे वो अप्रमाणिक हैं। कैसी हैं? तो आप लिख सकते हैं अप्रामाणिक रचनाएं बहुत सारी की गई हैं इस काल में आते आते। ठीक है बात मेरी? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। और एक और विशेषता याद रखेंगे कि इसमें डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। किसकी? डिंगल और पिंगल भाषा का
प्रयोग हुआ है। तो आप इनको फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट करें। कर लिया आपने? आपने कहा सर बिल्कुल कर लिया है। अब हम प्यारे बच्चे आपको ये बताने और पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि इस काल की जो रचनाएं हुई हैं वो सबसे फेमस रचनाएं कौन सी हैं, और आप मैं चाहता हूं कि आप उनको भी साथ साथ नोट करते चलें और याद करते चलें। ठीक है, यहाँ तक हो गया? स्क्रीनशॉट डन? ठीक है। अब हम बात करेंगे, तो किसी काल के बारे में आपको बस इतना ही जानना है, जो जानने के लिए बहुत सारा है। मैंने बार बार आपसे कहा जानने के लिए महासागर है, लेकिन आप सिर्फ इतना जानिए कि आपके पेपर में कितना आएगा। फिर आप कहेंगे सर बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ इनकी कुछ फेमस रचनाएं जानिए जो एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं, उनको आप जानिए, बाकी आप ख़त्म करिए। तो अगर हम रचनाओं की इनकी बात करते हैं तो एक तरफ हम लिख दें रचनाकार, ऐसे लिखते हैं कि एक ही बोर्ड में सब कुछ आ जाए। यहाँ से लिखना शुरू, दिख रहा है यहाँ तक? रचनाकार और रचनाएं। ठीक बात? अच्छा, तो सबसे पहले जो रचनाकार हुए प्यारे बच्चे वो हुए हमारे दलपति विजय, जिन्होंने खुमार रासो लिखा है। दलपति विजय, और इनकी रचना का नाम है खुमार रासो। देखिए यहाँ पर रासो ग्रंथों की रचना बहुत होगी, और रासो का मतलब होता है किसी भी राजा के की यश का बखान करना, ये होता है। ठीक बात? दूसरे जो हमारे हुए उनको हमारा नाम है चंद्रबरदाई। क्या है? चंद्रबरदाई। इन्होंने कौन सी रचना लिखी? इन्होंने लिखी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। फिर अगले जो हमारे हुए वो हुए जगनिक। कौन से? जगनिक। जगनिक ने क्या लिखा है? जगनिक ने लिखा है परमाल रासो। परमाल रासो, जिसको हम आहलाखंड भी कहते हैं। ये जो आहला उदन की कहानी, जिसको आप आहला सुनते हैं, वो आहला लिखा था, जगनिक ने हमारे लिखा था। फिर उसके बाद है नरपति नाल्ह, जिन्होंने लिखा है बीसल देव रासो। फिर हैं नरपति नाल्ह, जिन्होंने लिखा है बीसल देव रासो। ठीक बात? फिर उसके बाद हैं हमारे नल्ह सिंह। क्या हैं? उसके बाद हमारे आते हैं नल्ह सिंह, और जो हमारे नल्ह सिंह हैं इन्होंने लिखा है विजयपाल रासो। क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है आपका विजयपाल रासो। ठीक बात? फिर आते हैं हमारे सारंगधर। कौन आते हैं? सारंगधर, और सारंगधर ने लिखा है हम्मीर रासो। फिर आते हैं हमारे सारंगधर, और सारंगधर ने लिखा है हम्मीर रासो। क्या लिखा है? हम्मीर रासो लिखा हुआ है। तो ये 6 प्रकार की रचनाएं हैं। उसके बाद में कुछ और याद रखेंगे। देखिए कौन सी याद रखेंगे? सातवीं हमारी सरहपा। सरहपा ने लिखा है आपका पऊम चरित। क्या लिखा है? पऊम चरित। सरहपा जो है हमारे, उन्होंने लिखा है पऊम चरित। ठीक है? तो आपने कहा ठीक बात है। फिर एक है हमारे अब्दुल रहमान। कौन से? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, इन्होंने लिखा है संदेश राशक। क्या लिखा है? संदेश राशक है। फिर है हमारे एक हैं 9वें नंबर में है भट्ट केदार। भट्ट केदार, या इन्हीं को कहा जाता है केदार भट्ट। इन्होंने लिखा है भट्ट केदार, या इन्हीं को कहते हैं हम लोग केदार भट्ट। इन्होंने लिखा है जयचंद्र प्रकाश। क्या लिखा है? जय चंद्र प्रकाश। अच्छा देखिए, ये जो है पऊम चरित रचना इनकी नहीं है, इनकी रचना है दोहा कोश। सरहपा की रचना है दोहा कोश। और एक हमारे हुए हैं 10वें नंबर में स्वयंभू। क्या? स्वयंभू, इनकी रचना है आपकी पऊम चरित। ठीक है मेरी बात?
आप इस बात को फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, इतना नोट हो गया। तो 4 और रचनाएं हैं, उनको भी आप लिख लीजिए, आपको हमेशा काम आने वाली हैं। ये हो गया यहाँ तक? आपने कहा जी सर हो गया है। देखिए उधर की आप लिखते रहिए। देखिए उसके बाद अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर आपके सामने और रचनाएं हैं। जैसे एक है पंडित दामोदर शर्मा, पंडित दामोदर शर्मा, और इनकी बड़ी फेमस एक कृति हुई है जिसको आपने पढ़ा भी होगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक एक रचना हुई है जिसको लिखा है हमारे पंडित दामोदर शर्मा ने। फिर है एक है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ना लिखें, ज्योतिरीश्वर का नाम ही आता है। और इन्होंने जो रचना लिखी है उसका नाम है वर्ण रत्नाकर। क्या नाम है? वर्ण रत्नाकर नाम है जो ज्योतिरीश्वर ने लिखी है। अमीर खुसरो की रचनाएं लिख लीजिए, यहीं इसी समय थे। अमीर खुसरो, इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, इनकी रचना का नाम है खालिक बारी और दूसरी हैं मुकरियाँ। क्या? दूसरी हैं खालिक बारी और मुकरियाँ, और एक रचना और है पहेलियाँ। क्या है? पहेलियाँ। तो आदि रचनाएं अमीर खुसरो। फटाफट आप स्क्रीनशॉट करें इसका, उसके बाद हम आगे की बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये समस्त जो रचनाएं हैं प्यारे बच्चे, ये आपको जाननी, समझनी, पढ़नी अति आवश्यक हैं। और ये जो रचनाएं हैं ये हमारी आदिकाल की रचनाएं थी। क्योंकि ये जितनी की जितनी रचनाएं हैं ऑथेंटिकेट नहीं है, बहुत ज़्यादा इनमें अशुद्धियाँ थोड़ी सी ज़्यादा हैं, इसीलिए आदिकाल की रचनाएं हैं ये। और ये बहुत ही शुरुआत की रचनाएं हैं जिसमें कि बहुत सारी हैं, हो सकता है डिंगल पिंगल भाषा में हो सकता है इनकी भाषा शैली अलग है। मतलब आज के अगर व्यक्ति को ये रचनाएं पढ़ाई जाएं, हिंदी का ज्ञान होते हुए भी वो इन रचनाओं को शुद्ध तरीके से पढ़ने में असमर्थता जताएगा, ठीक है। तो आप इनका भी बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अब देखो, एक यहाँ पर सबसे फेमस कवि हुए जिनका नाम हम लेना भूल ही गए हैं। बिना इनका नाम लिए आप आदिकाल को पूरा कर ही नहीं सकते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस व्यक्ति हुए हैं, 14 नंबर रचना में आते हैं विद्यापति। विद्यापति फेमस इसलिए हुए हैं क्योंकि इनको कहा जाता है हिंदी भाषा का प्रथम गीतकार। क्या कहा जाता है? तो इनके नाम पर उपाधि क्या है? हिंदी का प्रथम गीतकार इनको ही कहा जाता है, ठीक बात। अच्छा, इनकी रचनाएं और बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, पूछा भी जाएगा आपसे बार बार। इनकी रचना है कीर्ति लता, एक रचना। अगली का नाम है कीर्ति पताका। ये 2 रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछी गई हैं पेपर में। और अगली रचना है लिखनावली। क्या है? लिखनावली। तो ये रचनाएं हैं हमारे विद्यापति जी की। तो आदिकाल मैंने यहाँ पर आज आपको ख़त्म कर दिया है। आदिकाल इनकी रचनाएं भी मैंने आपको लिखा दी हैं। ये सारी की सारी बातें आप याद रखेंगे। अगली जब मैं क्लास पे आऊँगा तो आपको भक्तिकाल पढ़ाऊँगा। भक्तिकाल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, बड़ा है। साहित्य में सबसे बड़ा आपका भक्तिकाल ही है। भक्तिकाल हो सकता है 2 दिन चले, लेकिन आप आराम से पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा, आपको आनंद आ जाएगा पढ़ने का। तो यहीं तक बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप जब क्लास यहाँ से जब प्रीमियर की जाए तो आपके पास में सबसे पहले मैसेज पहुँच जाए और आप क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है। बाकी एक कमेंट करते रहिए अगर आप फीस के तौर पर। और बाकी एक थैंक्स का भी ऑप्शन आता है, तो जिसको लगता है कि सर हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वो थैंक्स भी हमको भेज सकता है। यूट्यूब में भी जब आप सबसे लास्ट जाए एक थैंक का ऑप्शन आता है, आप वहाँ पर
कुछ पे कर सकते हैं हमारे लिए, अगर आप चाहते हैं तो। बाकी कोई दिक्कत नहीं चाहते हैं तो कतई मत करिए, सिर्फ आप पढ़ते जाइए, वीडियो को प्यार देते जाइए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।